आप सबको मेरा जोहार। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने जैक 2025 12वीं के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें 6 क्वेश्चंस जो थे वो 2 into 6 यानी 12 मार्क के थे, जिसको हम लोगों ने 1 by 1 देखा था। इसमें हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस को तैयार किए थे, जिसमें आपको कुल 6 ही क्वेश्चन को बनाना था। उसके बाद हम लोग सेक्शन बी देखे थे, उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन एग्जाम में आप देखेंगे कि वो पूरे 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों ने 1 by 1 वो 8 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेक्शन सी को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्शन सी है, इसमें 4 ही क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोगों को सॉल्व करना रहता है, क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ आप लोगों को ऑप्शन में 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन दे रखा है, जिसे हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। दैट मीन्स कि चीनी अर्थव्यवस्था में हम लोग सबको ही जानते हैं कि वहाँ जो है वो सारा जो अर्थव्यवस्था को ये जो देख रेख होती है वो वहाँ की सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे भी सेम कहा जा रहा है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था इससे किस तरह अलग है, क्योंकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो हम लोग देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिसमें कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जो सरकार के हाथों नियंत्रित होते हैं, और कई ऐसे हैं जो लोग अपना खुद से करते हैं, यानी सेल्फ वर्क करते हैं, और जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि वहाँ सिर्फ सरकार का नियंत्रण रहता है, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है उसमें भी चेंजिंग आ रहा है। तो वो किस तरह से अलग हो रहा है उसे हम लोग देखेंगे। तो आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था है वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था कई मायनों में अलग है। जब चीन ने 1978 में अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब उसने अपनी अर्थव्यवस्था में कई प्रमुख बदलाव किए, और इस अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया, लेकिन राज्य का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और नियंत्रण इसमें मौजूद है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं कि बाजार आधारित सुधार, यानी 1978 के बाद से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, और इसमें पहले चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार उत्पादन कीमतें और वितरण तय करती थी। लेकिन अब जो है वो चीन में निजी कंपनियों और विदेशी निवेश बढ़ गए हैं, और बाजार ताकतों के प्रभाव से कई क्षेत्रों में कीमतें और उसके उत्पादन के जो स्तर थे वो अलग निर्धारित किए गए हैं। सेकेंड वन है जी कि नियंत्रण का समायोजन। हालांकि चीनी सरकार अब अधिक लचीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, वह अभी भी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग हो गया, ऊर्जा हो गया, और कई अन्य राजनीतिक उद्योग हैं जिस पे वह कड़ा नियंत्रण रखती है। जैसे एग्जाम्पल में SOE जो राज्य के स्वामित्व वाले जो कंपनी होते हैं, अभी भी वो सरकार पे ही नियंत्रण होती है, सरकार के द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जाता है। थर्ड वन है निजी क्षेत्र का विकास। चीनी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का योगदान काफ़ी बढ़ा है, लेकिन वह राज्य के नियंत्रण और नीति के तहत काम करता है। बड़ी निजी कंपनियां जैसे अलीबाबा और टेंसेंट अब चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सरकार उसका मार्गदर्शन करती है। लास्ट है कि विकास में योजना का योगदान। हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था बाजार उन्मुख है, और सरकार का जो राज्य नियमित 5 वर्षीय योजना है उसके माध्यम से वो दीर्घकालिक विकास पर मजबूत प्रभाव देता है, और इन्हीं योजनाओं के उद्देश्यों को प्रमुख क्षेत्र जैसे तकनीकी क्षेत्र हो गया, ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, पर्यावरणीय स्थिरता हो गया, इसको बढ़ावा देती है। तो कुल मिलाकर हम देखें कि आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित मॉडल है, जिसमें राज्य नियंत्रण और बाजार आधारित तंत्र दोनों का सम्मिलन है। यह मॉडल नियंत्रित अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक लचीला और खुले हुए वैश्विक बाजारों से संबंधित है। इस तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि यही सेम क्वेश्चन है जो इंग्लिश में है आपका, जो इन व्हाट वेज डज द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी डिफर फ्रॉम इट्स कंट्रोल इकोनॉमी। आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बट ये हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम में है। तो जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो आप इस यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टुडेज चाइनीज इकोनॉमी इज डिफर फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन सेवरल वेज। तो ये सेवरल वेज क्या है?
So when China began its economic reforms in 1978, it made several major changes to its economy. And now the economy is not fully controlled, but there is still significant state intervention and control. Just as market based reforms, since 1978, China has taken several steps towards making its economy market based. Before this, China's economy was completely under state control, with the government setting productions, prices, and distribution. But now, private companies and foreign investments have grown in China, and the influences of market forces determines prices and production level in many sectors. Second one is adjustment of controls. Although the Chinese government now promotes a more flexible economy, but in other sectors, it still maintain tight control over key such as banking, energy, and some other strategic industries such as SOEs, states-owned enterprises, still play a very important role. Third one is the private sector growth. The private sector has grown in its contribution to the Chinese economy, but it operates under state control and policy. Large private companies such as Alibaba and Tencent now play an important role in China's economy, but the government guides them. Last one is the planning contribution to development. Although the Chinese economy is now market oriented, the government has a strong influences on long term development through state formulated 5-year plans. These all four points are said that aim to promote key sectors such as technological development, energy, and environmental sustainability. Overall, today's Chinese economy is a mixed model, combines both state controls and market based mechanisms. This model is far more flexible and open to global markets than a controlled economy. Next one is नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि नेपाल के लोगों में लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया गया। तो नेपाल के लोग लोकतंत्र को बहाल करने में कई संघर्षों और आंदोलनों के बाद सफल हुए। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, जिसमें नेपाल के लोगों ने कई बार निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, और ये जो विद्रोह था वो कई भागों में है, कई पॉइंट्स में है। 1950 का लोकतांत्रिक आंदोलन यानी ये प्रथम जन आंदोलन था, जो 1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवन ने भारत से मदद ली और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए ब्रिटिश शासित राजशाही के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया जब राजा त्रिभुवन ने अपनी शक्ति खो दी और नेपाल में संविधान सभा का गठन हुआ, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। हालांकि यह प्रक्रिया स्थिर नहीं रही और बाद में शाही शासन वापस आ गया। सेकेंड वन इज 1960 का उद्घाटन और 1960 का घटनाक्रम और पंचायत व्यवस्था। 1960 में राजा महेंद्र ने प्रधानमंत्री भीमसेन थापा को बर्खास्त कर दिया और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। राजा ने एक संवैधानिक जन विरोधी पंचायती व्यवस्था स्थापित की, जिसमें वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर रहे और संसद और राजनीतिक दलों को सीमित कर दिया। इससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और यह व्यवस्था नेपाल में कई दशकों तक रही। थर्ड वन इज 1990 का जन आंदोलन। ये द्वितीय जन आंदोलन था। 1990 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, जिसे लोकतांत्रिक जन आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन राजनीतिक दलों, छात्रों, नागरिक समाज और आम जनता द्वारा शाही शासन के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन के दबाव में राजा वीरेंद्र ने संसद को बहाल किया और बहुपार्टी लोकतंत्र की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप पंचायती व्यवस्था समाप्त हुई और नेपाल में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। फोर्थ वन है माओवादी विद्रोह और तीसरा जन आंदोलन। यानी हम बार बार देख रहे हैं कि यहाँ कई जन आंदोलन हुए। तीसरा जन आंदोलन जो था वो 2006 का जन आंदोलन था। नेपाल ने 1996 में
यानी 1996 में माओवादी विद्रोह एनसीपी माओवादी शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य शाही शासन को समाप्त करना और नेपाल में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना करना था। माओवादी संघर्ष के अलावा 2000 के दशक में लोकतंत्र की बहाली के लिए विरोध और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। 2006 में माओवादी विद्रोह और जन आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को फिर से बदल दिया। सरकार और माओवादी विद्रोहियों के बीच समझौते के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने अपनी शक्ति को समाप्त कर दिया और नेपाल ने एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पुनर्निर्माण किया। इस आंदोलन को तीसरा जन आंदोलन या जन आंदोलन थर्ड के रूप में जाना जाता है, जो अंततः नेपाल में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना की और अग्रसर हुआ। इस प्रकार नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र को बहाल करने में विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से सफलता प्राप्त की और इन संघर्षों ने जनता के अधिकार को मजबूती दी और शाही शासन को समाप्त किया, जिससे नेपाल आज एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 बार जो थे 3 बार इसमें यहाँ पे जन आंदोलन हुए, यानी लोगों ने मूवमेंट किया और उसके बाद फिर सफलता मिली। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ नेपाल बिकम सक्सेसफुल इन द रिस्टोर्मिंग डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। तो आप देख रहे हैं कि जो पीपल ऑफ नेपाल थे वो वेरियस मूवमेंट्स किए और ये वेरियस मूवमेंट्स जो थे वो 3 पार्ट्स में थे, जिसमें फर्स्ट पीपल्स मूवमेंट जो था वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ 1950s थे, जिसमें किंग त्रिभुवन जो थे वो नेपाल टुक हेल्प from India and started a struggle against the British ruled monarchy for the restoration of democracy in Nepal. This movement took a new turn when King Tribhuvan lost his power and the Constituent Assembly was formed in Nepal, marking the beginning of the democratic system. This process did not remain stable and later the royal rule returned. Next, again in 1960s, events of panchayat system. In 1960s, Kings Mahendra dismissed Prime Minister Bhimsen Thapa and abolished democracy. The king established an anti-constitutional people's panchayat system in which he remained at the highest peak of power and limited the parliament of political parties. This violated the democratic rights and these systems continued in Nepal for many decades. Third one is the movements of 1990 People's Movement. This one is called Second People's Movement. In 1990, a major movement for the restoration of democracy took place in Nepal called the People's Movement. Other names is Jan Andolan Second. This movement was carried out by a political parties, students, civil society, and the general public against the royal rule. Under the pressure of this movement, King Birendra restored the parliament and established multi-party democracy. This resulted in the abolition of the panchayat system and democratic elections were held in Nepal. Last one movement that says is the third people's movement is called People's Movement of 2006 Maoist Rebellion. The Maoist Rebellion NCP Maoist began in Nepal in 1996, which aimed to end the royal rule and establish a communist government in Nepal. Apart from the Maoist conflict, protests and demonstrations for the restorations of democracy continued in the 2000s. In 2006, the Maoist rebellion and people's movement changed Nepal's politics against. Following an agreement between the government and the Maoist rebels, King Gyanendra abdicated his power and Nepal rebuilt as a federal democratic republic. This movement is known as the Third People's Movement or Jan Andolan Third, which eventually led to the permanent establishment of democracy in Nepal. Thus, the people of Nepal succeeded through various movements and struggles in restoring democracy. These struggles strengthened the rights of the people and ended the royal rule, making Nepal a democratic republic as it is today. Next question is,
वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने इन देशों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। यानी even globalization has brought about many significant changes in the political, social and economic context of these countries. Even these changes in the role of the state has brought about some positive effects, but at the same time it has also brought some negative aspects. और इसीलिए कहा गया कि राज्य की भूमिका में यह बदलाव कुछ सकारात्मक प्रभावों को लेकर आया था, क्योंकि यह काफ़ी निगेटिव भी किए थे, लेकिन साथ ही कुछ इसमें नकारात्मक पहलू भी सामने आए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 इसके मूल्यांकन को देखेंगे, इसमें क्या पॉजिटिव रहा और क्या निगेटिव गया। तो आप देखिएगा कि हर स्लाइड्स में आपको ग्रीन से जो मिलेगा वो क्वेश्चन ही है, क्या, ताकि आप क्वेश्चन से बाहर ना जा सकें। तो हम देखिए कि पहला जो इम्पैक्ट पड़ा था वो था आर्थिक नीति में बदलाव। आर्थिक नीति में बदलाव था। वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इन देशों को अब वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता महसूस होती है। इस संदर्भ में राज्य की भूमिका एक नियामक और प्रोत्साहक के रूप में सामने आई है। सरकारें अब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विक व्यापार समझौतों को लागू करने पर जोर देती है, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहें। लेकिन इसकी आलोचना यह की गई है कि यह जो है आर्थिक उदारीकरण गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए नकारात्मक साबित हुआ है, क्योंकि गरीबी, असमानता और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि वैश्विक पूंजी प्रवाह सिर्फ कुछ विशेष क्षेत्रों और बड़े व्यवसायों को लाभ पहुंचाता है, जबकि आम नागरिकों को इसका कम लाभ होता है। इससे स्थानीय उद्योगों की स्थिति भी कमजोर हुई है और ये विदेशी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इन इंग्लिश आप देख लीजिए, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ promoted free market economy in developing countries. These countries now feel the need to reduce trade restrictions and attract foreign investment to integrate with the global market. In this context, the role of the state has emerged as a regulator and promoter. Governments now emphasize on privatization, liberalizations, and implementations of global trade agreements so that they remain globally competitive. Even criticized. However, this economic liberalization has proved to be a negative for the poor and vulnerable sections. Poverty, inequality, and unemployment have increased as global capital flows benefits only certain sectors and big business, while ordinary citizens get less benefit from it. This has also weakened the position of local industries and they are unable to compete with foreign companies. दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड वन इज राज्य की सामाजिक और कल्याणकारी भूमिका, सोशल एंड वेलफेयर रोल ऑफ दिस स्टेट. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव रिड्यूस्ड सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड लिमिटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. ड्यू टू द promotion of this private sector, the public provision of education, health and other social services has decreased. राज्य की सामाजिक और कल्याणकारी भूमिका. वैश्वीकरण के चलते कई विकासशील देशों में सरकारों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं को कम किया है और राज्य की जिम्मेदारी को सीमित किया है. निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं की सार्वजनिक व्यवस्था में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी आलोचना की गई है. When the welfare role of the state decreases, inequalities in society deepen. The poor and the needy are not able to avail the benefits of government services, and in such a situation, private sector services like health and education become expensive, due to which only the rich class can benefit from
them। अब आप देखिए कि हम यहाँ समाज को कल्याणकारी बनाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक बनाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इसकी आलोचना हो रही कि जब राज्य की कल्याणकारी भूमिका घटती है तो समाज में असमानताएं और गहरी हो जाती है। गरीबों और निर्धन को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और ऐसे में निजी क्षेत्र के जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं हैं वह महंगी हो जाती हैं, जिसमें केवल संपन्न वर्ग को ही इनका लाभ मिलता है। तो वैश्वीकरण से हम ये भी देखते हैं कि राज्य को सामाजिक और कल्याणकारी भूमिका के रूप में भी वह कार्यरत होती है। थर्ड वन इज राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सॉवरेंटी। ऐसा इसमें क्या है कि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, तो इन संगठनों के माध्यम से यह देशों को कई नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है और उनकी संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, इतना होने के बाद भी इसकी आलोचना की जाती है कि राज्य की संप्रभुता का हनन होता है, क्योंकि ये संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में अपनी राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव लाने के लिए विवश होते हैं। इससे स्थानीय नीतियां, जिनका उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार सुधार करना होता है, वह प्रभावित होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन, यानी कल्चर एंड सोशल चेंजेस। वैश्वीकरण का प्रभाव संस्कृति और समाज पर भी पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड कल्चरल एंड सोसाइटी। लोकल कल्चर इज चेंजिंग ड्यू टू फॉरेन कल्चर इन्फ्लुएंसेस। प्राय हम देखते हैं कि जो भी लोकल यानी स्थानीय संस्कृति होते हैं उसमें बदलाव कहाँ के आते हैं, विदेशी संस्कृति के आते हैं। ऑल्दो दिस इज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट, और इसे हम एक पार्ट कहते हैं कि ये एक नवीनता आ रही है, एक आधुनिकता आ रही है, एक नया विकास आ रहा है, बट इट हैज़ बिकम अ चैलेंजेस टू लोकल आइडेंटिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी जो विविधता है, उसे बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। और इसका जो आलोचना है, ये भी कहा गया है कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों के परंपरागत मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को कम किया है, यानी ग्लोबलाइजेशन हैज़ वीकेंड द ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड कल्चर आइडेंटिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम हैव बीन endangered, and the culture of Western countries had alienated people from their tradition, beliefs and practices. That means कि स्थानीय सहयोग और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का संकट बढ़ा है, और पश्चिमी देशों की संस्कृति ने लोगों को अपने पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं से हटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल चेंजेस, दैट मीन्स से पर्यावरणीय चुनौतियाँ। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज विच हैज़ लेड टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस इशूज सच एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट मीन्स अत्यधिक दोहन, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज पॉल्यूशन, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका प्रदूषण। फिर है क्लाइमेट चेंजेस, यानी जलवायु परिवर्तन हैव इंक्रीज सीरियसली, ये काफ़ी गंभीर रूप से तेज़ी से बढ़ रहा है। अब क्या है कि इसका क्रिटिसाइज ये किया जा रहा है कि राज्य इस स्थिति में कमज़ोर प्रतीत होता है, यानी द स्टेट सिम्स टू बी वीक इन द सिचुएशन एज देयर आर मैनी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। हमारे पास पर्यावरण की नीति को बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वैश्विक दबावों के चलते कई विकासशील देश पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, और इससे उनका प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्लोबल प्रेशर्स है उसमें बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन में प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, एंड दिस इफेक्ट देयर नेचुरल बैलेंस, और जिसकी वजह से इनका नेचुरल बैलेंस को प्रॉब्लम होता है। अब हम पूर्ण रूप से देखें कि क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका, यानी विकासशील देशों में क्या क्या चेंज हैं। तो हम फाइनली कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ गिवन अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द रोल ऑफ द स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में राज्य की भूमिका को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है।
The state is now in regulatory and motivating role, but it has also brought negative consequences such as increased inequality, loss of sovereignty, increased inequality that means असमानता में वृद्धि, loss of sovereignty that means संप्रभुता का हनन हो रहा है, एंड कल्चरल क्राइसिस यानी आपके जो भी संस्कृति है उसको क्राइसिस हो रहा है यानी उसमें संकट आ रहा है. It is necessary for the state to work towards ensuring social justice, welfare, and environmental sustainability for its citizens while balancing the effects of globalization. राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वो वैश्वीकरण के प्रभावों को संतुलित करते हुए अपने नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करे. इस तरीके से हम लोगों ने देखा अभी तक 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. ये 4th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या कार्य है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्था है. ये भारत का है जो देश के समक्ष विकास की दिशा में कार्य करती है, यानी ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है, जो देश के समग्र विकास की दिशा में कार्य भी करती है. यानी ये जो भी हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है तो वो हर एक सेक्टर्स को छूती है. इसका गठन 1952 में किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है. और इसके जो कार्य हैं जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, तो इसके कार्य हैं देश की पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देना यानी अप्रूवल ऑफ द कंट्रीज 5 ईयर प्लान. जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो 5 ईयर प्लान है वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जो सरकार है उनके द्वारा जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जा सके और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा सके. इसके माध्यम से जो विकास योजना का जो समग्र दृष्टिकोण है उसको तय किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय. क्योंकि आप देखते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना से निर्धारित है तो हमारे देश में आप देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, उसे बांटा गया है. तो यहाँ पे भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय को स्थापित किया जाता है. ये कार्य करने का भी कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद को है और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है और ये परिषद राज्यों की जितनी भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, वो चाहे स्टेट्स करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करे. और इस तरीके से वो जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज़ आते हैं उनको वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं. थर्ड वन है विकासशील क्षेत्रों के लिए नीति निर्धारण करना यानी पॉलिसी मेकिंग द डेवलपिंग सेंटर. जो डेवलपिंग सेंटर है जैसे कि द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मुलेट्स पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स जस्ट एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ. तो ये जो जितने भी क्षेत्र आपको देख रहे हैं यानी कृषि हो गया, उद्योग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हुआ, इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो नीतियाँ तैयार करती हैं यानी पॉलिसीज तैयार करती हैं. और यह परिषद जो है वो देश के विकास के लिए मार्गदर्शन और सुझाव देती है ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हो सके. नेक्स्ट पॉइंट है विकास की समीक्षा और मूल्यांकन करना यानी कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना होना है उसको रिव्यू करना और उसको इवैल्यूएट करने का कार्य भी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है. यानी हम जो भी योजना तैयार करते हैं, जो भी परियोजना तैयार करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहता है उसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, वो अपना कितना टारगेट को अचीव किए हैं और कितना बाकी है, इसमें कितने टाइम लग सकते हैं, इसमें और कितने मनी लग सकते हैं, ये सारे कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करते हैं. नेक्स्ट वन है कृषि और औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना यानी फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑल्सो फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी यहाँ पे जो इतने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं यानी आर्थिक विकास से जितने भी यहाँ उनका विकास किया जा रहा है तो इस क्षेत्र में कृषि हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, आर्थिक विकास हो गया, इन क्षेत्रों पे इन लोग उनके जो भी सुधार चाहिए, जो भी नीतियाँ चाहिए, जो भी योजनाएं चाहिए उन्हें तैयार करती हैं.
नेक्स्ट वन है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से योजनाओं का समन्वय करना, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान फ्रॉम नेशनल perspectives, yani the National Development Council has to ensure that the plans made at the state level are in sync with the objectives of national development. यानी इनका कार्य राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों से मेल खाती है। वो जितने भी योजनाएं हैं उनको राज्य स्तर पर बनाई गई हैं, उन पे कितना कार्य करना है इसके द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वो एक इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उसके प्रोस्पेक्टिव्स में। तो और इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी हम लोग 7th पॉइंट्स में गए हैं, जिसमें विशेष समस्याओं के समाधान के लिए भी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो निर्देश देता है, वो एक डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से हम जो और प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। इसमें यह आता है जैसे कि नेचुरल डिसास्टर आता है, पॉवर्टी आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, अनइवन डेवलपमेंट आता है। इन सब चीज़ों पे वो नेसेसरी गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट के थ्रू जनता को दी जाती है। यानी जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, असमान विकास होते हैं, तो इन सब के समाधान के लिए क्या योजना बनाए जा सके, सरकार किस तरीके से इन योजनाओं और इनकी रणनीतियों को तैयार करेगी और कैसे इस पर दिशा निर्देश करेगी, ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। लास्ट हम लोग इनका कंक्लूजन देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य जो है वो डेवलपमेंट के लिए है, और ये डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो सेंटर और स्टेट के लेवल पे होना चाहिए, और इसलिए सेंटर और स्टेट को इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना होता है कि कितना कार्य हुआ, उसका पूरा कंपाइल किया जाता है, यानी उनका देखा जाता है कि उनका इवेल्युएट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस तरीके से दोनों जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच इसमें समन्वय स्थापित किया जाता है। यह परिषद जो है वो नीति निर्धारण, योजनाओं की प्रभावशीलता और विकास के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को हर क्वेश्चंस में 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स इस तरीके से मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि उन जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो उनको आप एक बार रीड कीजिए, एक बार आप जो मैं बता रही हूँ उसको आप समझिए और खुद से अपने शब्दों में उसको लिखिए। आपको पॉइंट बस ध्यान में रहना चाहिए, बाद बाकी उसके अंदर का जो मटेरियल है वो आप खुद से भी तैयार करेंगे तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द चीफ एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन करते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति जो है वो एक हिस्टोरिकल, एक कल्चरल, एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है जो इन सबको इफ़ेक्ट करती है। भारत की जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। उसके और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। तो ये सब भारत की विदेश नीति के कुछ तत्व हैं। तो इसमें कुछ तत्व और पूछा जा रहा था जैसे कि है कि गांधीवादी अहिंसा और शांति, यानी गांधी जी का कहना था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरित करने की बात की। उन्होंने अहिंसा पे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने शांति पर बल दिया कि शांति होना चाहिए। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांति और संवाद के माध्यम से करने की नीति अपनाई है। अब जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो यूनाइटेड नेशन जो है वो हमेशा पीस मिशन, फिर जितने भी युद्ध होते हैं उसमें हमेशा शांति की बात करते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है कि हमारा जो विदेश नीति है वो गांधीवादी अहिंसा और शांति पर डिपेंड करती है। दूसरा है गैर संरेखन। देखिए कई बार आप लोग ये वर्ड पढ़े होंगे, नन अलाइनमेंट, दैट मीन्स वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है। भारत जो है वो 1947 से लेकर 1990 के दशक तक अपनी विदेश नीति में जो है वो गुट निरपेक्षता यानी गैर संरेखन, जिसे नन अलाइनमेंट का सिद्धांत अपनाना कहता है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी सैन्य गठबंधन या दो प्रमुख महाशक्ति जैसे कि आप जान ही रहे अमेरिका था और एक सोवियत यूनियन था जिसे सोवियत संघ कहते हैं, तो ये दोनों के संबंधों के साथ वो प्राथमिकता नहीं देते थे। भारत
क्या था, इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहा, न्यूट्रल रहना चाहा, और उसकी जो पॉलिसी थी वह बिल्कुल अलग थी, इंडिपेंडेंटली थी, वो किसी पे आधारित नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका विदेश नीति है। थर्ड वन है सार्वभौमिक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी यूनिवर्सल पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट मिलता जुलता है, यानी कहने का मतलब है कि जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या फिर जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉपरेशंस हैं, तो उसमें इंडिया क्या करेगा, हमेशा अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगा, यानी अपना पार्टिसिपेशन देगा, और उसकी जो पार्टिसिपेशंस होगी वो हमेशा कॉपरेशन की भावना में रहेगी, पीस की भावना में रहेगी, और ऑलवेज वो ट्राई करेगा कि किस तरीके से हम अन्य देशों के साथ मेंटेन करें, अपने ग्लोबलाइजेशंस को मेंटेन कर सकें, अपने इकोनॉमिक को मेंटेन कर सकें। तो इस तरीके से वो अपना हर जगह अपने आप को बनाए रखने के लिए वो उसने एक विदेश नीति का तैयार किया है, जो सच में बहुत ही अद्भुत है। छठ फोर्थ वन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क भी बोलते हैं। भारत ने सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भी अपना हमेशा से एक्टिव रोल लिया है, और क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक सहयोग को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है। भारत का यह उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है वो 10 देशों का संगठन है। तो इन 10 देशों में हमेशा से एक भावना हो, एक दूसरे की रक्षा करने की भावना हो, एक दूसरे की सुरक्षा करने की भावना हो, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की भावना हो। तो इस तरीके से ये लोग हमेशा आपस में अपना एक गुड रिलेशनशिप, एक अच्छी कंट्री बन के रहना चाहते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है का मतलब नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा और सुरक्षा, यानी डिफेंस एंड सिक्योरिटी। भारत की विदेश नीति में सुरक्षा और रक्षा की भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान रखते हुए सैन्य और सामरिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा है। जैसे कि भारत ने हमेशा अपनी सीमा विवादों का समाधान जो है वो शांतिपूर्ण तरीकों से किया है, बिना मिलिट्री के सैन्य बल का भी उपयोग वे नहीं करते, आवश्यकता होने पे ही उसका प्रयोग करने की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें वो जितने भी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जितने भी देश हैं उनमें आपस में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, उनका हर एक क्षेत्र में उनका विकास हो सके। भारत की विदेश नीति में विकासशील देशों के साथ सहयोग और सहायता भी एक प्रमुख तत्व है। भारत ने विभिन्न अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने आर्थिक और विकासात्मक रिश्तों को मजबूत किया है। विशेष रूप से भारत ने दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कॉपरेशन को भी बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य या जिसका एम ही है कि टू प्रमोट कॉपरेशन एमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक आर्थिक संबंध, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस। इंडिया को अपना अन्य देशों के साथ ये भी फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाहिए कि हम हमेशा अपने ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रमोट करें, उसे बढ़ावा दें। भारत ने वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूती देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे कि डब्ल्यूटीओ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 में भाग लिया है। साथ ही भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में भी सुधार किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध। जैसे कि अभी मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले सुरक्षा के बारे में कहा था कि जितने भी मतलब भारत देश के पड़ोस में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन लोगों में ये भावना जरूर होनी चाहिए कि वे उनके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। लास्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भूमिका, यानी भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो UN है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, बहुत सारे हैं जिसमें वो एक्टिव रोल अदा करते हैं। भारत का जो एम है, जो उसका ऑब्जेक्टिव्स है, वह यह है कि इन संस्थाओं में सुधार के लिए काम करे ताकि आर्थिक प्रभाव और समावेशी बन सके, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की आवश्यकता को हमेशा जोर शोर से उठाया है।
जो सोचे उठाया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है इसके 9 पॉइंट्स हम लोग देखें जो उनके प्रमुख तत्व हैं, जिससे वे अपने आप को अन्य देशों से बिल्कुल अलग और एक अलग पहचान बनाई है। भारत की विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, वैश्विक शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय व वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देना होता है। भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित विदेश नीति को अपनाई है, जिसमें उन्होंने अपनी शांति, पीस, सिक्योरिटी और अपने डेवलपमेंट को सबसे पहले प्राथमिकता दी है, उसे ही महत्वपूर्ण दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, गठबंधन का युग 1977 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ और अब तक जारी है, विवेचना करें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। गठबंधन का युग जो है वो भारत में 1977 से प्रारंभ हुआ था और अब तक सच में यह जारी है। और ये जो गठबंधन का जो दौर है वो अब भी सिलसिले में लगा हुआ है। यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन के माध्यम से सरकारें बनती हैं। यानी इसमें एक दल की सरकार नहीं होती, इसमें कई राजनीतिक दल की सहभागिता होती है और उनके गठबंधन के द्वारा वे अपने सरकार का निर्माण करते हैं। इस युग की जो शुरुआत हुई थी वो 1977 यानी 1977 में हुई थी और तब से अब तक यह भारत की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसे समझने के लिए हमें इस युग के ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख घटनाएं और इसके विकास के विस्तार को देखना होगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में ही देख लेते हैं कि कब कब क्या हुआ। जैसे गठबंधन सरकार का प्रारंभ जो हुआ था वो 1977 में हुआ था और जो इसकी विशेषताएं यह थी कि यह गठबंधन सरकार इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें कांग्रेस जो पहले भारतीय राजनीति का प्रमुख दल हुआ करता था उसको हरा दिया गया था। ये लगातार 3 बार कांग्रेसी की सरकार बनी थी और ये चौथी बार की बात थी कि इसमें कांग्रेस को हरा दिया गया था और यह सरकार अपेक्षाकृत अस्थिर रही क्योंकि इसमें कई अलग अलग विचारधारा वाले दल शामिल थे। तो ये भी जो बना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 1977 में बना, चूँकि 1980 में यह फिर से सरकार गिर गई और कांग्रेस फिर से सत्ता में आई थी। तो ये एक बहुत ही रोमांचित शब्द लगते हैं कि 1977 में सरकार बनी और 80 में जाकर के वह गिर गई, यानी कुल 2-3 77, 78, 79 यानी वक्त 5 साल से पहले ही यह ध्वस्त हो गई थी। फिर 1980 से 1990 तक के दशक हुआ था। उस समय भी कांग्रेस पार्टी फिर से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, एकल पार्टी के रूप में वो सत्ता में रहा, यानी एक मात्र एक पार्टी बन के रह गया था। लेकिन क्या हुआ, 1989 में भारतीय राजनीति में फिर एक बड़ा परिवर्तन आया और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चा यानी नेशनल फ्रंट जो थी वो गठबंधन की सरकार बनाई और फिर भारतीय राजनीति के प्रमुख दलों का गठबंधन हुआ, जिसमें वामपंथी दल कई क्षेत्रीय दल मिलकर के सरकार को बनाया और उसमें सरकार की जो बनी उसमें स्थिरता भी रही और यह फिर से क्या हुआ, यह सरकार गिर गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 बार लगातार गठबंधन का सरकार बना, लेकिन इसमें आपसी समझ नहीं होने की वजह से ये बारंबार गिर गई। उसके बाद 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों का उत्थान हुआ, जिसमें 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई और यह दशक भारत में गठबंधन राजनीति का स्वर्ण काल माना जाता था। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के बाद 1991 में NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और UDA जिसको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं जैसे बड़े गठबंधन बने और इस समय विजय बहुगुणा यानी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका और मजबूत बन गई। फिर 1996 में भारत में पहला गठबंधन शासन स्थापित हुआ और उस समय इंद्र कुमार गुजराल और HD देवगौड़ा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। उसके बाद आप देखिए 2000 के दशक की स्थिरता को बढ़ते हुए गठबंधन 2000 के दशक में भी भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का एक नया आयाम देखा गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ। फिर 1999 में NDA ने फिर से केंद्र सरकार बनाई। यह सरकार काफ़ी स्थिर थी और पूरी तरह से एक मजबूत गठबंधन का प्रतीक बनी। फिर वाजपेयी की सरकार के दौरान गठबंधन राजनीतिक स्थिरता और प्रभावशाली साबित हुई। फिर NDA की
सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों की शुरुआत की, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, मनरेगा योजना और आर्थिक सुधार। इसके साथ ही कांग्रेस और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने भी गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया, जो 2004 से 2014 तक केंद्र में सत्ता में रही। और इस समय की प्रमुख प्रधानमंत्री कौन रहे? मनमोहन सिंह रहे। तो देख ही रहे हैं कि बार बार क्या हो रही है, सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, फिर नई सरकार आ रही है, तो अचानक से में उसमें परिवर्तन आ रहा है। फिर अब तक का चलन देखा जाए तो आजकल भी भारत में गठबंधन राजनीति महत्वपूर्ण बनी हुई है। 2014 और 2019 के चुनाव में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इसमें भी कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन क्या था? शामिल रहा। केंद्र में गठबंधन सरकारों का चलन अब भी देखने को मिलता है, खासकर राज्य स्तर पर जहाँ क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ रहा है तो वहाँ कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर गठबंधन सरकारों की स्थिरता और अस्थिरता। गठबंधन राजनीति ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समावेशन का एक नया रूप प्रदान किया, जिसमें यह सरकारें जो थी अस्थिर भी रही हैं, क्योंकि विभिन्न दलों की हित और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए गठबंधन सरकारों में अक्सर मतभेद भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, और कई बार ये सरकार को गिराने का में आम बात होती है, मतलब इसी वजह से सरकार गिर जाती है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ गठबंधन का ही सरकार चल रहा है। अगर निष्कर्षतः देखा जाए तो जो एरा ऑफ कॉलिशन जो स्टार्ट हुआ आपका 1977 से, वो आज तक बरकरार है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये एक सकारात्मक प्रक्रिया भी है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि कई पार्टी मिलकर के एक महत्वपूर्ण पार्टी बनती हैं, तो उसमें कई तरह के सहयोग मिलते हैं, उन्हें नेतृत्व की मिलती हैं, उनका वर्चस्व बढ़ता है और वह जनता के लिए बहुत अच्छे काम भी कर लेते हैं। लेकिन कई बार इनकी गठबंधन सरकार में विश्वास नहीं होने की वजह से यह कम दिनों में ही बनते हैं, कम मतलब बनते तो हैं सब कुछ संपूर्ण रूप से, लेकिन कम दिनों के लिए बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचारों में स्थिरता नहीं होती है। यहाँ हम देखिए गठबंधन का युग जो है भारत की राजनीति में 1977 से शुरू हुआ और अब तक जारी है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सकारात्मक प्रक्रिया रही है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और सामूहिक नेतृत्व के लिए जगह बनी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति अब एकल पार्टी शासन के बजाय गठबंधन राजनीति की ओर बढ़ रही है, जो विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय असीमताओं को संविष्ट करती है। अंत। थैंक यू दोस्तों, बहुत समय मैंने आपका लिया, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप 1 बाय 1 हर एक प्रश्नों को ध्यान दें, उसे अपने शब्दों में लिखें, बस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।